हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप हमें पर्सनल शेड्यूल दीजिए, और इस कंटिन्यूस रिक्वेस्ट की वजह से बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस किया था कि सर अभी लास्ट 1 मंथ बचा है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करना चाहिए। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली शेड्यूल्स भी दिया, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि बच्चों को अभी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, फाइनल स्ट्रैटेजी की, कि स्टडी किस तरह से करना चाहिए। देखिए, हम साल भर जो स्टडी करते हैं, उस साल भर की स्टडी में और ये जो टर्मिनल पॉइंट होता है, ये टर्मिनल पॉइंट के स्टडी में बहुत फ़र्क होता है। अगर हमारा रिवीजन अच्छा रहा तो हमारे बहुत सारे मार्क्स बढ़ते हैं। मान लो कोई बच्चा है जो बायोलॉजी में 300 मार्क्स लेने वाला है, अगर उसने सही रिवीजन किया तो हो सकता है वो 330 मार्क्स तक भी पहुंच सके। कोई बच्चा है जो 200 मार्क्स लेने वाला है, लेकिन रिवीजन की वजह से वो 250 से 300 मार्क्स तक भी पहुंच सकता है। तो ये जो लास्ट की स्ट्रेटेजी होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उसी को मुझे आज हाईलाइट करना है, उसी को फोकस करके मुझे बताना है। यहाँ पर मुझे जो बात समझानी है, ये जो मेरा शेड्यूल है जो मैं स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ वो फ्लेक्सिबल शेड्यूल है। आप आपके हिसाब से, जैसे आपकी स्टडी है उस हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो आइडियल शेड्यूल है ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो चुकी है, अब लास्ट में क्या करना चाहिए। इसका यूज़ जिसकी पढ़ाई नहीं भी हुई है ऐसे भी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है। उसका कम टाइम के चलते मैंने यहाँ पर शेड्यूल को कंडेंस किया है और उसको इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश भी किया हूँ। होप आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर डिफ़िकल्ट चैप्टर्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। 13 सितंबर 2022 को आपका एग्ज़ाम है जो एनटीए ने एक्सटेंड कर कर ये डेट दिया था। तो शायद आपकी बैच बहुत ज़्यादा लकी है कि आपको पढ़ने का टाइम मिला, सेल्फ स्टडी का टाइम मिला। आपने उससे पॉजिटिव लिया है या नहीं लिया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सुनहरा मौका और बहुत गोल्डन टाइम मिला है आपको आपका बूस्टअप करने के लिए। मेरे जो बूस्टर स्टूडेंट्स हैं बूस्टर कोर्स के, उनके लिए भी मेरा ये शेड्यूल है और इसे हर कोई फॉलो कर सकता है। इस बूस्टर शेड्यूल में जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स दिया हूँ, ये जो मैंने नंबर ऑफ डेज यहाँ पर डिसाइड किया हूँ, वो 31 डेज का ये मैंने शेड्यूल यहाँ पर डिसाइड किया हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 13 अगस्त से 12 सितंबर तक आपको ये शेड्यूल को फॉलो करना है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर को है। अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पता है कि हमारे पास जो बायोलॉजी में यूनिट है टोटल 38 चैप्टर, 38 चैप्टर को उसने क्या किया है 10th यूनिट में रखा है, 10 यूनिट में रखा है। 5 यूनिट आपके 11th की एनसीईआरटी है और 5 यूनिट आपके 12th की एनसीईआरटी है। ओके, यहाँ पर हमको क्या करना है, चैप्टर की सीक्वेंस आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते। मैंने यहाँ पर चैप्टर 1 टू चैप्टर 38 यूनिट वाइज यहाँ पर मेंशन किया हूँ। जैसे पहला यूनिट है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए 3 दिन के आपको टाइम दिया है। ये 3 दिनों में आपको क्या करना है, पहला यूनिट कंप्लीट करना है, ठीक है। दूसरे फिर 2 दिन के लिए मैंने सेकंड यूनिट यहाँ पर दिया हूँ, और सेकंड यूनिट का जो टाइम है वो 2 डेज का रखा है, जबकि 3 डेज का जो आपका शेड्यूल था वो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड था। उसको आपने टेस्ट देना है अगले दिन, मतलब जो 16 अगस्त होगा उस वक्त आपने क्या करना है, स्टडी तो स्टार्ट करना है यूनिट सेकंड की, लेकिन उसके साथ साथ आपने टेस्ट भी देना है यूनिट फर्स्ट का। और यूनिट फर्स्ट में जो भी डिफिकल्टी है उस हिसाब से उसको यहाँ पर रिवाइज भी करना है, उतना टाइम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर ये 2 दिनों का जो आगे टेस्ट है वो आपको 18th को देना है, और 2 दिन मैंने यूनिट थर्ड को दिया। फिर यूनिट फोर्थ को मैंने 3 दिन दिया। प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट है, थोड़ा बड़ा लेंदी है ये यूनिट, नंबर ऑफ चैप्टर ज़्यादा है और इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है।
प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत अच्छे और ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर इसको मैंने 3 दिन दिया। फिर यहाँ पर देखिए यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 ह्यूमन फिजियोलॉजी है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज़्यादा है, और इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो यहाँ पर मैंने उसको 4 दिन दिया हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी को। 5वें दिन उस पर टेस्ट देना है, और वही 3 दिन मैंने यूनिट 6 को दिया हूँ जो रिप्रोडक्शन का है। यहाँ पर से ये जो रिप्रोडक्शन का यूनिट है ये आपको सेकंड पार्ट में और 12th के बुक में मिलेगा। इसके लिए 3 दिन है। आगे फिर 7th यूनिट है, 7th यूनिट और 9th यूनिट, 2 अलग अलग यूनिट यहाँ पर दिया हूँ। देखिए दोनों को साथ मैंने यहाँ पर इसीलिए दिया कि ये दोनों रिलेट होते हैं, दोनों यूनिट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी दोनों को एक साथ हमने इसलिए लिया है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ये रिलेटेड यूनिट है, और हमें यहाँ पर इजी जाएगा दोनों को साथ लेते हैं। तो ये दोनों यूनिट के लिए मैंने 4 दिन दिया हूँ। कॉमनली इनको पढ़ना है, इन पर टेस्ट देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा टेस्ट किस तरीके से देना है। ये एक बार मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद कंपोनेंट्स पे डिस्कस करूँगा और टेस्ट पे भी डिस्कस करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड यूनिट है, मतलब उसके बाद का जो यूनिट है उसको आपको डिस्कस करना है। जैसे कि देखिए बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इस पर्टिकुलर यूनिट में जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस है, और इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन जो चैप्टर है, और यहाँ पर बहुत सारे और भी इस यूनिट में चैप्टर आते हैं। तो ये यूनिट को आपको 2 दिन है, और उसके बाद इकोलॉजी के लिए मैंने यहाँ पर 3 दिन रिक्वायर्ड किया हूँ। इकोलॉजी लास्ट यूनिट है, तो यहाँ पर इकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। और उसके बाद 9th ऑफ सितंबर को आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 दिन रिवाइज करना है, और 12th को फिर फाइनल एग्जाम होगा। ये तो बेसिक आइडिया है। रेड कलर से जो बताया हूँ वो टेस्ट है, पर्टिकुलर यूनिट है उस पर टेस्ट है, ये यूनिट है उस पर टेस्ट है, फिर आगे का यूनिट है उस पर टेस्ट है। ऐसा यूनिट वाइज मैंने टेस्ट का यहाँ पर अरेंजमेंट मतलब शेड्यूल दिया हूँ, और मॉक टेस्ट 9th ऑफ सितंबर को आपको देना है, ठीक है। ये तो हो गया जनरल ढांचा, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो और आपके हिसाब से टाइम शेड्यूल को आगे पीछे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर करंट स्टेटस ऑफ स्टडी, ठीक है। अब ये तो बात हो गई। अब हमें जो टेस्ट देना है यूनिट वाइज टेस्ट, वो कैसे देना है, क्या रेफरेंस है यूनिट वाइज टेस्ट के लिए। तो यहाँ जो बुक रेफर करूँगा वो है यहाँ पर अरिहंत का जो मॉक टेस्ट का 30 यूनिट टेस्ट है इसमें, और उसके अलावा इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हैं। तो यहाँ पर यूनिट वाइज टेस्ट भी है। अरिहंत का जो बुक है टेस्ट ड्राइव फॉर नीट 2020 उस बुक का नाम है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी कर रहा हूँ। उस बुक को आप परचेस कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी वो बुक होंगी। इसके अलावा भी दिनेश के भी बहुत सारे मॉक टेस्ट के बुक्स आते हैं, और उसमें यूनिट वाइज टेस्ट भी होते हैं। जो भी मार्केट में अवेलेबल है, आपके पास जो अवेलेबल है उस बुक का यूज़ करिए, या फिर बहुत सारे एजुकेटर्स मॉक टेस्ट अरेंज करते हैं, सारे क्लासेस है ये भी अरेंज करते हैं, वहाँ के भी टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट वाइज टेस्ट के लिए वन ऑफ द रेफरेंस मैंने अरिहंत दिया हूँ और दिनेश भी दिया हूँ। उसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपने जो पर्सनल स्टडी करना है तो उसमें क्या कंपोनेंट्स होंगे। स्टडी कंपोनेंट बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बेसिक स्टडी के लिए जो आपको स्टडी कंपोनेंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, स्टडी कंपोनेंट्स, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी ये थ्योरी के लिए है, थ्योरी आपको जो कवर करना है वो एनसीईआरटी से ही करना है। उसके बाद थ्योरी के साथ और कुछ आप एक्स्ट्रा नोट्स बना सकते हैं, एक्स्ट्रा नोट्स आप ले सकते हैं। एक्स्ट्रा नोट्स कोई भी क्लासेस के नोट्स हो सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है। मेरे हिसाब से जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखना चाहिए उसके लिए मैं आपको बुक का रेफरेंस दूंगा। जैसे हमारे पास एमटीजी का नीट गाइड होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पॉइंट्स बताए हुए हैं। एररलेस है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिटेल थ्योरी वहाँ पर आपको मिल जाएगी, वहाँ भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले सकते हैं। उसके अलावा आपको जो
एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं वो एमसीक्यूज से मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम कितने क्वालिटी के एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज लास्ट 30 ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में, एआईपीएमटी में और महाराष्ट्र सीईटी में और डिफरेंट टाइप के स्टेट के सीईटी के एग्जाम्स होते हैं, वो क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और उस हिसाब से हमको वहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमको मिल सकते हैं। दिनेश के भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं, उसमें एआईपीएमटी का भी कलेक्शन है और दूसरे भी। और एक बुक है, मैं आपको वो बताऊँ, रेफर करूँगा, बुक अच्छी बुक है, वो जीआरबी का बुक है। तो जीआरबी के बुक से भी हमको बहुत सारे लास्ट ईयर के एमसीक्यूज मिल सकते हैं चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई एक बुक सेलेक्ट करना है जो अच्छी बुक है जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी है, क्वालिटी एमसीक्यूज है उनके पास। तो उस बुक को सेलेक्ट करिए, कोई भी बुक कर सकते। कुछ पब्लिकेशंस के मैंने यहाँ पर नाम लिए, लेकिन आपके हिसाब से, आपके एजुकेटर्स के हिसाब से, आपके जो पर्सनल मेंटर्स है, टीचर्स है, उनके हिसाब से आप बुक्स यूज कर सकते हैं। कोई एक बुक सेलेक्ट करो, पर चैप्टर आपने कम से कम 200 एमसीक्यू सॉल्व करना है, थ्योरी पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यूज जो भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो पॉइंट्स मिलेंगे उसे भी नोट डाउन करना है। एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे तो केयरफुली पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है और जो अंडरलाइन किए थे पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स थे, उसे राइट डाउन भी करना है और वहीं पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखना भी है। अगर लिखने में ज़्यादा टाइम जा रहा है तो एनसीईआरटी में सिर्फ अंडरलाइन भी कर लिए तो मोर देन इनफ है। वहाँ पर एनसीईआरटी में जो कॉर्नर्स पे जो खाली जगह मिलती है आपको, वहाँ पर आप आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आपके टोटल नोट्स आपके एनसीईआरटी में ही आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्स के कुछ दिन पहले यहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ रिविजन पर्पस के लिए, वो नोट्स को, तो आपको बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी की स्टडी के लिए आपको एनसीईआरटी की थ्योरी यूज़ करना है और एक्स्ट्रा नोट्स आप किसी क्लासेस के नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, पब्लिकेशंस के बहुत सारे बुक्स है वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, और साथ में एमसीक्यू सॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट है यहाँ पर जो हमारे बायोलॉजी में हमको 300 प्लस मार्क्स दिला सकते हैं, वो है एनसीईआरटी, उसके बाद नोट्स और साथ में एमसीक्यूज। ये तीनों अगर प्रॉपर तरीके से हमने कर लिया तो उस पर हमें टेस्ट देना है और टेस्ट में हमारा इवैल्यूएशन होता है, सेल्फ हमारा कॉन्फिडेंस हमें मिलता है उससे। और जो टेस्ट में कम मार्क्स मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर यूनिट को हमने ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर शेड्यूल बना सकते हैं। 1 महीने का शेड्यूल है, एग्जाम से पहले तक आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे क्लासेस के अपने मॉक टेस्ट होते हैं, तो मॉक टेस्ट भी देना है और साइमल्टेनियसली इस तरीके से यूनिट वाइज अपने चैप्टर को पक्के करते रहना है, तो शायद आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 31 डेज का आप लोगों को शेड्यूल दिया। आपको ये शेड्यूल कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और इसमें कोई अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसमें कोई और अच्छे तरीके से और अच्छा शेड्यूल बना सकते हैं, इससे बेटर कोई, तो आप मुझे सजेस्ट भी करिए। वो मेरे दिमाग में नए आइडिया के तौर पे बैठेगा और आप जैसे बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट भी मिलेगा। होप आप लोगों को ये काम आएगा, आपके फ़ायदे का शेड्यूल होगा। ठीक है, तो आपने अच्छी पढ़ाई करना है, पॉजिटिव लेना है हर चीज़ को और पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है। ठीक है, तो हमारे पास 1 मंथ है, 1 मंथ के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी बनाने के लिए काफ़ी सारा टाइम पड़ा है, 1 महीने का टाइम, उसको यूज़ करना है और यूज़ करके जो अपना स्कोर है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करना है। ठीक है, तो हिम्मत मत हारिए, हौसला रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। हैव अ गुड डे। थैंक यू।